दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि साहित्यिक विधाओं तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। समझना आसान हो जाता है। क्यों पढ़ें, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जब साथ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का प्राप्त हो जाता है। एक लंबे अंतराल के बाद आज पुनः पटल सज्ज है। टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ इस कार्यक्रम में। तो आइए पटल से पर्दा उठाते हैं और आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी को। सर, स्वागत है द न्यू भारत के पटल पर आपके अपने कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और सचमुच एक लंबा अंतराल हुआ, करीब 6 महीने के अंतराल के बाद हम लोग फिर से हैं। बहुत तरह की व्यस्तताएं बीच में आ गईं जिससे अंतराल आया, लेकिन अब फिर से इसको करते हैं। बिल्कुल सर। मैं दर्शकों को बताता चलूं कि प्रोफेसर जितेंद्र जी जो कि देश के प्रख्यात कवि और आलोचक हैं, साथ ही आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली से संबद्ध रखते हैं। आप निदेशक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही देश के भिन्न पटलों पर, विश्व के भिन्न पटलों पर, साहित्यिक मंचों पर आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण, महनीय उपस्थिति रहती है। और आपके स्वागत के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो बाद में जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम पूरी तरह से किताबों पर समर्पित है। किताब किसी विधा की हो सकती है, लेकिन वह किताब एक आलोचक के रूप में जब आप सुनते हैं, आपको जब ज्ञात होता है उस किताब के बारे में, तो आपको पढ़ने की जिज्ञासा होती है और इसी जिज्ञासा के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे आमंत्रित कर रहा हूं आज की किताब के साथ। जिस किताब का चयन आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी करके आए हैं, सीधे आमंत्रित करते हैं जितेंद्र जी को। सर, स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। और आज जो किताब मैंने चुनी है वो किताब है पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित किताब है बिहारी बिहार। यह किताब बहुत बृहद ग्रंथ है यह। और लगभग 124 वर्षों से यह किताब हिंदी में अनुपलब्ध थी और इसे फिर से उपलब्ध कराया है हिंदी के एक सुधी आलोचक, चिंतक डॉक्टर विद्याकांत तिवारी जी ने, जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में वो अध्यापक रहे, प्राचार्य रहे और अपना लेखन कार्य करते रहे। यह जो किताब है बिहारी बिहार, जैसा कि नाम से ही लगता है कि इसमें महाकवि बिहारी के बारे में कुछ न कुछ होगा, तो यह किताब बिहारी को ही केंद्र में रखकर तैयार की गई है। और अंबिका दत्त व्यास जी जो कि एक बड़े रचनाकार, चिंतक, मनीषी थे हमारे अपने इस देश के, जिन्होंने संस्कृत और हिंदी में बड़ा काम किया है, उन्होंने कुंडलियां लिखी और उसमें बिहारी सतसई का एक तरह से उन्होंने कह सकते हैं उसकी टीका लिखी उन्होंने। यह भी अपने आप में, सामान्यतः टीका के साथ हम लोग जानते हैं कि टीकाएं गद्य में लिखी जाती रही हैं और वो पढ़ने में भी आसान रहती हैं। यह कविता की टीका कविता में है, यानी कि बिहारी के दोहों की टीका कुंडलियां जो छंद है उसमें की गई है। और बहुत बहुत सरस ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से पंडित अंबिका दत्त व्यास ने हर दोहे को अपने ढंग से समझाने की कोशिश की है, उसकी टीका की है, उसका भाष्य किया है। और ये अद्भुत बात है। इसकी एक बहुत अच्छी भूमिका भी विद्याकांत तिवारी जी ने लिखी है। विद्याकांत तिवारी जी ने बिहारी पर कई दशक पूर्व प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पीएचडी की थी। वहां पर उसको डिफिल कहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो वहां से उन्होंने अपना कार्य किया था। और जैसा कि भूमिका में उन्होंने लिखा है कि तब उन्हें यह ग्रंथ नहीं मिल पाया था। जब छपा होगा यह ग्रंथ और इसकी कुछ प्रतियां छपी होंगी, तो कई बार
समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। और चूंकि यह अकादमिक महत्व की किताब है, अलग ढंग की किताब है, इसलिए जाहिरा तौर पर बहुत सारे लोगों की रुचि इसे दोबारा छापने में नहीं रही होगी, तो ये अनुपलब्ध थी। लेकिन यही शोध का कार्य है, यही अनुसंधान है कि ऐसी चीजों को ढूंढ कर सामने किया जाए, उन्हें लाया जाए, जिनका एक बड़ा महत्व रहा है और वो अनुपलब्ध हैं। तो विद्याकांत तिवारी जी ने यह कार्य किया कि व्यास जी की इस किताब बिहारी बिहार को उपलब्ध कराया। और अद्भुत है, जब मैं ये किताब बल्कि कह लीजिए कि हमें इसे पहले इस पर चर्चा करना चाहता था, और अगर बीच में हम लोगों ने ये 6 महीने का अंतराल नहीं लिया होता तो शायद मैं इस पर थोड़ा और पहले बातचीत करता। यह किताब मेरे पास लगभग 1 वर्ष से मेरे पास ये किताब है, और इसको मैंने अलग अलग समयों में कई बार पलट पलट कर देखा और इसे पढ़ा, और देखता गया मैं कि कैसे व्यास जी ने बिहारी के जो जटिल समझे जाने वाले दोहे हैं, उनको कुंडलियां में बहुत आसान कर दिया है। कुंडलियां छंद बहुत जटिल नहीं होता, वो सरस सरस ढंग से उसमें बातें आती हैं और लोगों को समझ में भी आ जाती हैं। तो सब सारे जो हैं, बल्कि एक अच्छी चीज यह है इस किताब में कि कुछ व्यास जी ने कुछ ऐसे दोहे जो बिहारी के नाम पर कहे जाते हैं, लेकिन उनको लगा कि ये बिहारी के नहीं हैं, तो उन्होंने उनकी सूची मतलब उनको दोहे दिए हैं वो, लेकिन उन्हें अपनी किताब में शामिल मतलब कुंडलियां लिखने के लिए शामिल नहीं किया है। यह भी मुझे ठीक लगा। यानी कि व्यास जी ने भी एक तरह से शोधपरक कार्य करते हुए इसकी रचना की थी, और बहुत लंबी इसमें भूमिका भी है, और वो भूमिका समय समय पर जाहिरा तौर पर रही है। और मतलब इस किताब को समझने के लिए जो इसमें आरंभ में भूमिका है और कई एक तरह से लेखनुमा चीजें हैं, अंबिका दत्त व्यास ने जो विस्तार से बताया है इसके बारे में कि उन्होंने ये कार्य क्यों किया, क्यों कर किया, ये सारी चीजें जो इसमें आई हैं, वह अध्येताओं को जरूर देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। थोड़ी पुरानी जहां जहां अंबिका दत्त व्यास जी का है, वो पुरानी हिंदी के दर्शन होंगे आपको। आज जैसी जो हिंदी हम लोगों को मिली हुई है, उस ढंग की हिंदी जो है नहीं है। जैसे शब्द भी इसी तरह के हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके। प्रायः इन दिनों के राजा महाराजाओं को इतिहास का व्यसन नहीं रहता। हाँ, और यही प्रधान कारण है कि इतिहास विद्या नष्ट हो गई। अब सामान्यतः व्यसन जो है वो अब नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, लेकिन जब व्यास जी इसको लिख रहे हैं कि राजाओं में व्यसन नहीं रहा, तो इसे वो बहुत सकारात्मक अर्थ में लेते हैं कि पुराने जो राजा महाराजा थे उनमें ये व्यसन। याद रखिए कि ये किताब जब लिखी गई है तब तक छोटे छोटे राजाओं का युग था, हम लोकतंत्र में नहीं आए थे, हम भारत गुलाम था और छोटे छोटे राजा महाराजा थे, अंग्रेज तो थे ही थे। इस किताब में अयोध्या नरेश का संदर्भ है, और संभवतः इन्हें वहां से कुछ प्राप्त भी हुआ था इस किताब के लिए या अन्य चीजों के लिए, वो सब भी इसमें है। और ये काशी से जो छपी थी उस समय का पेज बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने विद्याकांत जी ने लगाया है। देखिए उस समय का अगर फॉन्ट दिख पाता है तो देखें किस तरह से ये उस समय का जो फॉन्ट है जिसमें ये किताब छपी। और मैं मतलब बार बार मैं कहूं कि विद्याकांत जी की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि इस तरह की कृति पर उनका ध्यान गया, और प्रयास करके अपने कह सकते हैं संसाधनों से उन्होंने इस किताब को प्रकाशित कराया, सामने रखा है। ये बड़ी बात है, यही साधना है, यही साधना है। और तो सारी चीजें जो हैं चल जाती हैं। ये किताब जो है 1898 ईस्वी में मुख्य रूप से प्रकाशित हुई थी, पहली बार 1898 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बहुत और जाहिर है 124 वर्ष जो मैं बता रहा हूँ पिछले, यानी जब ये किताब छपी, और फिर 2023 में यह किताब प्रकाशित होकर के पुनः पुनः आई है।
और तक्षशिला प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है जाहिरा तौर पर। तो ये चीज है, रीतिकाल का जो पूरा सौंदर्य बोध है, विद्याकांत जी ने भी इसे रेखांकित किया है। उस सौंदर्य बोध हुँ, की रक्षा भी कुंडलियों में की गई है। जो कुंडलियां रची गई हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ समझाने के क्रम में जो बिहारी की कविता का अपना सौंदर्य है वो कहीं विस्मृत हो गया है या कहीं खो गया है। जी। यह भी एक बड़ी बात है और चीज है। जैसे मैं आपको कोई एक छंद सामने रख करके रखूं। जैसे कि एक है, मैं देख रहा हूँ पृष्ठ 199, 1 मिनट, 199 पर मैंने रेखांकित किया था एक छंद, उसको मैं रखूं। जैसे कि एक है, पहिर न भूषण कनक के कही आवतु इहि हेत, दर्पण के से मोर्चा देह दिखाई देत। हम्म, यह मैं देख रहा हुँ, था। अब इसका, इसकी जो टीका है, इसका जो एक तरह से भाष्य कह सकते हैं, टीका जो कि अ, व्यास जी ने, वह देखें कुंडलियां में, देह दिखाई देत सहज ही अधिक रसीली, रपट परें दृग जहां नाही, फिर सकें छबीली, टेव परी का समुझत नहीं, ये हैं अंग दूषण, सुकवि तुही, सुकवि तुही चली मुकुर देख, पिय पहिर न भूषण। ऐसा हुँ, ही एक और ऐसा ही एक और छंद जो है, मैं देख रहा था कि इनके वहां दिख रहा था। एक क्या मतलब, जितने भी छंद हैं एक तरह से आप देखें तो वो सारे के सारे इसी ढंग से उनकी व्याख्या है। ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनंत। ज्यों हुँ, ज्यों बढ़त विभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनंत। ओक लोक सब लोक सुख, कोक शोक हेमंत। अब बिहारी का ये छंद है। और अब जब अपनी टीका इस पर देते हैं कुंडलियां छंद में व्यास जी, तो लिखते हैं, कोक शोक हेमंत बिरह सो जरै अभागी, चंद चांदनी माहि चोर ज्यों चिंता लागी, तरन तरुण ज्यों होत कुमुद मुख, खोवत त्यों त्यों कुकबिन, त्यों त्यों दुख सुकबिजस जागे ज्यों ज्यों। ये इस तरह की चीजें हैं जो जो भावक है, जो कविता समझने की कोशिश करना चाहता है उस तक कविता हुँ, पहुंच हुँ, जाती हुँ, है या उस तरफ चली जाती हैं। आवत जात न जानिए तज तेजहि सियरान, घर ही जमाई लौ हुँ, घट्यो, खरो पूस दिन मान। ये बहुत चर्चित दोहा है, खासकर सामंती परिवेश का और सारी चीजों का। उसको ये व्यास जी कैसे रखते हैं सामने, देखिए कि खरो पूस दिन मान मान, धो कहाँ गमायो, नर नारिन सब आड़ छाड़ हिलमिल सुख पायो, तीखी तीखी बान त्याग वै नरम निभावत, कब आयो कब गयो सुकवि, कछु बुझ न आवत। कहना यह है कि आज की तारीख में हो सकता है कि नई पीढ़ी को ये भाष्य बहुत आ, अपने समझने में अनुकूल न दिक्कत हो। जान पड़े, दिक्कत हो हुँ, न जान पड़े। लेकिन इन इसका इस किताब का एक ऐतिहासिक महत्व है। इस हुँ, किताब को सामने रखेंगे तो ये पता चलता है कि बिहारी को पढ़ने, समझने, बूझने की जो एक लंबी परंपरा बिहारी के बाद से अब तक है, हुँ, उसमें कैसी कैसी किताबें सामने आई, कैसे कैसे बड़े लोग आए। व्यास जी उनमें से एक हैं। अब देखिए गद्य में जो भाष्य होता है वो सहजता से समझ में इसलिए आता है कि गद्य हमारे जीवन का एक तरह से कह सकते हैं जीवन व्यापार की भाषा है। वो हम गद्य में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हुँ, तो जो गद्य में जीवन, तो वहां पर जो चीजें आती हैं समझ में आती हैं। तो ये कुंडलियां बिहारी की कविता को तो सरस बना देती हैं, लेकिन जाहिरा तौर पर ये कविता में ही कही गई हैं, तो इनके लिए सहृदय होना जरूरी होगा, इनके लिए बैठना जरूरी होगा। उसके बिना बात नहीं बन पाएगी, नहीं हो पाएगी। हुँ, अ,
तमाम मैं देख रहा था कई छंद जो हम लोग पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं बिहारी को, वो छंद मैं देख रहा था और मैंने देखा कि इनको कुंडलियां छंद में ढालते हुए या भाष्य के रूप में ढालते हुए जी। बहुत आसान नहीं रहा होगा व्यास जी के लिए। हाँ, कविता पर कविता, आसान नहीं है ये काम, खास करके तब जब एक बड़ी कविता सामने हो। बड़ी कविता को सामने रखने के लिए, उसका भाष्य रखने के लिए कविता को ही चुनना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए। और व्यास जी में वो प्रतिभा थी, वो संस्कृत और हिंदी दोनों के सर्जक थे। दोनों में उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, दोनों भाषाओं में। ऐसे कम लोग हैं हमारे वहाँ जो दोनों भाषाओं में जिनकी समान गति रही हो। अब तो नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग अंबिका दत्त व्यास को जानते भी नहीं है। एक ये भी एक विडंबना है, इस किताब के माध्यम से कम लोगों को, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, अगर इसे पलट कर देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तो यह भी पता चलेगा कि हमारे एक पुरखे का नाम अंबिका दत्त व्यास भी था। और आज जो हिंदी फल फूल रही है, आज हम जो लोग अकादमिक दुनिया में हैं, उनमें नींव बने लोग कौन कौन से हैं, नींव के पत्थर की तरह कौन कौन से लोग हैं। तो ये विद्याकांत जी ने बड़ा अच्छा किया और सारी चीजें जो है। और कुंडलियां छंद को ही मतलब इन्होंने लिया, जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होय, श्याम हरित दूती होय परे, जा तन की छाई, पांच पलोटत लाल लखत सांवरे कन्हाई, श्री हरिश्चंद्र वियोग पीत पट मिल दुति हेरी, नित हरि जा रंग रंगे हरो बाधा सोई मेरी। अब देखें किस तरह से चीजें सामने आती हैं और मन जो है एकदम बिल्कुल लगते इसमें डूबने लगता है। आगे भी एक जगह आता है, एक उसमें है कि मेरी भव बाधा हरहु राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूति होय, श्याम हरित दूति होय, होय सब कारज पूरो, पुरुषारथ सही स्वारथ चार पदारथ रूरो, सतगुरु शरण अनन्य छूटि भय भ्रम की फेरी, मनमोहन मित सुमेर गतिमति मैं मेरी। तो इस पर कितना काम किया, किस तरह से इसको देखा उन्होंने, क्या कहते हैं, व्यास जी ने। और बिहारी सतसई के जितने संस्करण रहे होंगे उस समय तक, उनके समय तक, उन्होंने उन संस्करणों को देखा, काम किया और अपनी किताब को सामने रखते हुए लिखा भी उन्होंने कि यह ग्रंथ सब रसिकों, देखिए कैसी भाषा थी, सब रसिकों के सामने। कैसे काव्य रसिक शब्द आप जानते हैं, हमारे आचार्य परंपरा में रसिक और सहृदय पद बहुत चलते हैं। तो कैसी भाषा थी, आज सामान्यतः इस तरह की भाषा लोग नहीं लिखते। यह ग्रंथ सब रसिकों के सम्मुख उपस्थित है और मेरा चरित्र ही क्या है, परंतु अनेक विद्वान सत्पुरुषों के अनुरोध से मैंने कुछ अपना चरखा इस ग्रंथ के अंत में लिख दिया है। यह भी एक विनम्रता होती थी, सारी चीजें हैं कि मेरा क्या है, सब कुछ तो जो है इस महाकवि बिहारी का ही है। लेकिन जाहिरा तौर पर महाकवि बिहारी के महत्व को निर्दिष्ट करने में, महाकवि बिहारी के महत्व को रेखांकित करने में अंबिका दत्त व्यास की इस किताब, इस ग्रंथ बिहारी बिहार की एक बड़ी भूमिका है। और जो लोग रिसर्च फिर अभी रीतिकाल पर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको अनिवार्य रूप से इस ग्रंथ से गुजरना चाहिए। वो सीधे सीधे बिहारी पर न भी काम कर रहे हों, तब भी उनको इससे गुजरना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे काम होता है। और आप देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा कौन सा दोहा है, कहाँ है, किस पृष्ठ पर है, कैसे है, पूरा चार्ट और पूरी बहुत सारी चीजें व्यास जी ने तैयार की हैं। प्रामाणिकता पूरी है एक तरह से इन छंदों में। उसमें दिया भी इन्होंने कि बिहारी बिहार के प्रथम ये लगाया है, विद्याकांत जी ने लगाया है इसको, बिहारी बिहार के प्रथम संस्करण में लिखित
बिहारी के दोहों के क्रम की सूची इस रूप में दी गई है। संपूर्ण सूची अप्राप्य है। इस क्रम में लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका के क्रम पर आधारित है। यानी कि ये जो क्रम बनाया गया है वो लल्लू लाल जी की जो किताब थी लाल चंद्रिका, उसमें जो क्रम मिला बिहारी सतसई का, बिहारी के दोहों का, उस क्रम को ही लिया गया है। मतलब ये पूरी किताब अपने मूल रूप में तो अंबिकादत्त व्यास जी ने शोधपरक लिखी, विद्याकांत जी ने इसे बिल्कुल एक शोध ग्रंथ की तरह, एक प्रामाणिक शोध ग्रंथ की तरह प्रस्तुत किया है। और पुनः मैं कह रहा हूं कि इसके लिए उनकी बधाई, उनको बधाई दी जानी चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आजकल कोई नहीं करता इस तरह का श्रम साध्य कार्य, ऐसा कार्य जिसमें सीधे सीधे आपको कोई यश नहीं मिलने वाला है, सीधे सीधे लोग आपसे नहीं जुड़ने वाले, लेकिन ये अकादमिक महत्व का ऐतिहासिक कार्य है। अकादमिक दुनिया आजकल क्या है ना कि समकालीन साहित्य में इस कदर डूबी हुई है। हम सब लोग समकालीन और आधुनिक साहित्य के आसपास ही काम करने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा पीछे मुड़ करके भक्ति काल की ओर, रीति काल की ओर, आदि काल की ओर, है ना, सब देखना चाहिए, अभ्रंश के साहित्य की ओर। अन्यथा आने वाले समय में यह होगा कि हमें इस आचार्य नहीं मिलेंगे पढ़ाने के लिए, इन कालखंडों के साहित्य को पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो यह सही समय है जब विश्वविद्यालयों में फिर से विचार किया जाना चाहिए मध्यकाल को लेकर, आदिकाल को लेकर, और इस तमाम इस तरह के जो ग्रंथ अप्राप्य हो गए हैं उन्हें पुनः सुलभ कराने के बारे में सोचना चाहिए, और विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की भी जरूरत है। विद्याकांत जी ने यह किया है। जाहिरा तौर पर जब भी अब बिहारी पर कोई काम करेगा, गंभीर काम करेगा, तो इस किताब से गुजरेगा, विद्याकांत जी के श्रम को देखेगा, उनकी छोटी ही सही लेकिन एक महत्वपूर्ण जो उनकी भूमिका है उससे भी वो गुजरेगा। ये महत्वपूर्ण है। ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, लाइब्रेरियों की धूल झाड़ना। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही साझा संसार जो नीदरलैंड से चलता है, मैं उसमें बोल रहा था एक दूसरी किताब पर, साहित्य में पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन, मीरा गौतम की किताब है, मैं उस पर चर्चा कर रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि कैसे चीजें आ रही हैं, पर्यावरण को लेकर भी चिंता आई है। बिहारी की कविताओं में आप देखेंगे कि पर्यावरण को लेकर कितनी चिंता है। कई दोहे जो हैं ऐसे हैं बिहारी के वहाँ जिसमें सीधे सीधे पर्यावरण, जब ये पर्यावरण का ही मसला है, सिर्फ ग्रीष्म का नहीं है। जब बिहारी कहते हैं कि छाहो मांगत छा, कि ऐसा ग्रीष्म आया है कि छाया को भी छाया चाहिए। बिल्कुल। तो और अब तो छाया की छाया छोड़िए, हम लोगों ने तमाम आधुनिक उपकरणों से इतना प्रदूषण पैदा कर दिया है कि अब तो छाया को भी छाया चाहिए, वहां भी अब छाया नहीं मिलती है। सब कुछ तप रहा है। तो बिहारी जैसे कवियों को, हमारे पुराने साहित्य को भी इस दृष्टि से देखने की जरूरत है कि आज जो तमाम जीवन से जुड़ी बहसें आ रही हैं वो पुराने साहित्य में है। रीतिकाल का एक जो श्रृंगारिक पक्ष है, जो सामंती पक्ष है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसका बहुत सारा ऐसा पक्ष भी है जो जीवन के लिए अब भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे अभी मैं पर्यावरण का जिक्र कर रहा था, तो मुझे लगता है कि इस किताब के लिए, बिहारी बिहार के लिए, जो कि बिहारी सतसई पर कुंडलियां में ग्रंथ है अंबिकादत्त व्यास जी का, और जिसे सुलभ कराया है डॉक्टर विद्याकांत तिवारी जी ने, इसे पढ़ना चाहिए मित्रों को, और जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से अभी अभी आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी बिहारी बिहार पर चर्चा कर रहे थे, 1898 की वह पुस्तक जिसको अंबिकादत्त व्यास रचित बिहारी बिहार पूरी एक शताब्दी से चर्चा में तो रहा, लेकिन अनुपलब्ध पुस्तक अभी अभी सर ने कहा, जिस पर विद्यार्थी, शिक्षक, समीक्षक, संपादक, हर किसी के लिए ये अति अनिवार्य पुस्तक के रूप में है। 70-80 वर्षों से विश्वविद्यालयों के संदर्भ के रूप में इस पुस्तक का उपयोग हो रहा था। जब मैं इस पुस्तक के बारे में, जब आपने थोड़ी सी जानकारी भेजी, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो चीज निकल करके आई कि ये पुस्तक कितनी अनिवार्य होनी चाहिए थी।
इस पुस्तक के बारे में जो भी आपने जानकारी दी, चाहे वह इसके संकलन के बारे में हो या जिस तरह से इसे उपलब्ध करवाया गया, सर क्या आज की तारीख में ये जो कुंडलियाँ हैं, कुंडलियाँ छंद में लिखित बिहारी बिहार जिस तरह से आपने बताया, क्या ये कुंडलियाँ आज की तारीख में जो अन्य विधाएँ हैं, प्रयोग में लोग करते तो हैं, लेकिन इनका प्रयोग कमतर होता चला जा रहा है। तो इसके लिए अ, जी सर, हाँ, जी, 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 जी। मंच तो के इसके जो लिए कवि आप हैं, किस तरह खासकर देखते हैं? वो लोग इस्तेमाल मंच के जो कवि हैं, वो लोग अभी भी कुंडलियाँ छंद में लिखते हैं और सुनाते हैं और हुँ, उसका एक प्रभाव भी मैंने देखा है, कवि सम्मेलनों में पड़ता है जनता पर। हुँ, एक टेक के साथ चीज़ आती है, कहें हुँ, गिरधर कविराय वाले छंद में तो उस तरह से आती है, तो मंच पर तो अभी ये लोकप्रिय है। गीत हुँ, और गज़ल के साथ-साथ अभी हुँ, मुक्तक का एक दौर आ गया है, चार जी, लाइना बहुत सारे कवि अब सुनाते हैं, लेकिन कुंडलियाँ सुनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग भी चलने हैं। लगा है। हाँ, हाँ, मुक्तक और जी, चार लाइना चलता है, सारी चीज़ें कोई बुरी बात नहीं है, प्रयोग होते रहना हुँ, चाहिए, लेकिन कुंडलियाँ छंद हमारा एक पुराना छंद है और उसमें बात जब कवि रखते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। मैंने देखा है कि उसकी जो टेक भी रहती है, वो लोगों के ज़हन में बस जाती है, तो अब भी है प्रयोग में और लोग हुँ, लिख रहे हैं। ये अलग चीज़ है कि छंद की कविता पिछले लगभग 70-80 वर्षों से जी, हिंदी में मुख्य धारा की कविता नहीं रह गई है। हुँ, मुक्त छंद की कविता ही मुख्य धारा की कविता है। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि अच्छी कविता चाहे छंद में लिखी जाए या मुक्त छंद में लिखी जाए, उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। वो गीत विधा में लिखी जाए या गज़ल विधा में लिखी जाए या छंद के किसी फ़ॉर्म किसी रूप में हुँ, लिखी जाए या समकालीन जो आजकल दौर है मुक्त छंद का उसमें लिखी जाए। कविता को कविता होना चाहिए, वो ज़रूरी है। कोई छंद में बहुत पारंगत हो लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ ना हो, तो वो हुँ, व्यर्थ है। और मुक्त छंद में आप अनाप-शनाप कुछ भी लिख दीजिए, वो कविता नहीं हो सकती है। तो कविता को तो हुँ, कविता होना चाहिए। तो अभी है कुंडलियाँ बिल्कुल, छंद प्रयोग में है, खासकर कवि सम्मेलन में जो कवि जाते आते हैं, वो लोग इस हुँ, छंद का उपयोग खूब कर रहे हैं। खूब कर रहे हैं। बिहारी बिहार का अध्ययन करते वक़्त जो पुस्तक आपके हाथ में है, उसी की ये पंक्तियाँ हैं कि उसी का ये अ, उद्धृत है वहीं से कि बिहारी बिहार का अध्ययन करते समय हमें ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि ये बिहारी सतसई का टीका ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसके दोहों को आधार बनाकर उसके भावों के पल्लवन की प्रभावी चेष्टा है। वही। जिस तरह से भाष्य कह आपने सकते हैं आप। बताया और इसकी प्रासंगिकता पर आपने प्रकाश डाला कि बिहारी बिहार पुस्तक कितनी अनिवार्य है और इसकी जो प्रासंगिकता है वो बहुत ज़रूरी है और एक पाठ विभिन्न टीकाओं के संदर्भ में आपने जिस तरह से चर्चा किया और अलग-अलग चाहे पर्यावरण की बात आपने की हो या अन्य बात की हो, इस किताब तक पहुँचने में और पहुँचाने में सभी के लिए ये आसान है। चूँकि ये किताब बहुत अनुपलब्ध किताब रही है आपने स्वयं कहा, तो सर इस किताब तक पहुँचना, इस किताब को प्राप्त करना, यदि कोई चाहे तो मैं चाहूँगा क्योंकि हम अन्य पुस्तकों के बारे में तो नहीं कहते हैं, लेकिन इस किताब तक यदि कोई पहुँचना चाहे, प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए क्या मार्ग है? वही मेरे ख़्याल से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अमेज़न पर ज़रूर होगी किताब और नहीं तो जो जो तक्षशिला प्रकाशन हुँ, है दिल्ली में उसने इसे प्रकाशित जी। किया। तक्षशिला प्रकाशन ने प्रकाशित हुँ, किया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं और आजकल तो किताबें हर प्रकाशक की अमेज़न पे होती ही हैं, जी। तो ये वहाँ पर भी होगी ही होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आज की इस चर्चा को टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफ़ेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम में जिस तरह से आज चर्चा हुई बिहारी बिहार की, एक ऐसी पुस्तक जिस तक आपको जितेंद्र जी ने पहुँचाया और आप यदि इस किताब तक पहुँचना चाहते हैं, तो आपको मार्ग पता चल चुका है और इस किताब को यदि आप प्राप्त करते हैं और पढ़ते हैं और आप अपनी टिप्पणी हम तक भेजना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं, तो आप भेज दीजिए, हम उसे भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही सर तक उसे पहुँचाएँगे। सर आज की इस चर्चा में अपना समय देने के लिए और इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए और इस कार्यक्रम को साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं द न्यू भारत और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कुछ पुराने कार्यक्रमों पर टिप्पणियाँ प्राप्त हो रही थी कि उन्हें इस तरह के और कार्यक्रमों की प्रतीक्षा है। पुराने जो कार्यक्रम थे बीच-बीच में यूट्यूब के माध्यम से देखे जा रहे थे और वहाँ कई टिप्पणियाँ आ रही थी और इस कारण
आपने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो मुझे लगता है उन तक जब यह कार्यक्रम पहुँचेगा, तो यह कार्यक्रम उनकी बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक रहा होगा। तो बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार को, तब तक के लिए विराम ले रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।